नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ यूनिवर्स के ओरिजिन से लेकर आज की मॉडर्न लाइफ तक की स्टोरी है, जो लगभग 15 बिलियन ईयर की स्टोरी है। और इस 15 बिलियन ईयर की स्टोरी को हम 15 से 20 मिनट के 2 वीडियो में समझ लेंगे। इस 15 बिलियन ईयर की स्टोरी को 15-20 मिनट के 2 वीडियो में समझने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से इन चीज़ें सुननी पड़ेगी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट होता है 15 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद में स्मॉल कंपाउंड्स बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, उनसे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, बायोमोलिक्यूल से सिंपल लाइफ से सिंपल एनिमल्स बनते हैं, इंसेक्ट्स बनते हैं। धीरे धीरे लाइफ और डेवलप होती है, फिश वगैरह बनते हैं, फिर लाइफ और डेवलप होती है, छोटे ऑर्गेनिज्म बनते हैं जैसे पांडा, खरगोश वगैरह बनते हैं, फिर मैन, डॉग, ह्यूमन स्पीसीज तो सबसे मॉडर्न स्पीसीज है ही। इसी तरीके की लाइफ के इवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में। ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किसी ने नहीं देखा कि ओरिजिन कैसे बना था। इसके लिए हम सिर्फ हाइपोथेसिस करते हैं, सिर्फ हमारी परिकल्पनाएं हैं कि यूनिवर्स ऐसे बना होगा। जो सबसे फेमस और सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो हाइपोथेसिस है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक हाईली कंडेंस मास था, एक बहुत ज़्यादा कंडेंस मास था जिसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, यानी उसमें परमाणु बम की तरह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बनकर एक एक्सप्लोजन हुआ और उससे उसके टुकड़े चारों तरफ अलग अलग जगह फैल गए और वही टुकड़े अलग अलग सोलर सिस्टम, प्लेनेट और अलग अलग खगोलीय पिंडों में बदलते चले गए। बिग बैंग थ्योरी इसके बारे में बताया था, ये थ्योरी दी थी एबे लेटमायर ने। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स माना जाता है 15 बिलियन ईयर अगो। BYA का मतलब है बिलियन ईयर अगो। 15 बिलियन ईयर साल पहले यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ था? जैसे मैंने अभी आपको बताया, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन हाईली कंडेंस मास। बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में एक मास था, उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और उसके टुकड़े ही अलग अलग खगोलीय पिंडों में बदल गए, जो कि अलग अलग सोलर सिस्टम, अलग अलग प्लेनेट वगैरह में कन्वर्ट हुए। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसका एक प्लेनेट अर्थ है, उस सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए भी एक स्पेकुलेशन दी गई, एक परिकल्पना दी गई और उस परिकल्पना का नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस बिग बैंग थ्योरी का थोड़ा अपोजिट है। बिग बैंग थ्योरी में कहा था हाईली कंडेंस मास, जबकि नेबुलर हाइपोथेसिस में कहा गया कि नेबुला एक गैसियस फॉर्म ऑफ लाइफ थी, कि लाइफ गैस, जो सोलर सिस्टम है वो पहले गैस के फॉर्म में था और वो कंडेंस होकर, गैस के क्लाउड कंडेंस होकर सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी से माना जाता है और 15 बिलियन ईयर अगो हुआ था, और ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम नेबुलर हाइपोथेसिस से माना जाता है और ये 5 बिलियन ईयर अगो हुआ था। सोलर सिस्टम को बने हुए 5 बिलियन ईयर हो गए हैं, जबकि हमारी अर्थ को बने हुए, सोलर सिस्टम के बाद में ही अर्थ बनेगी, तो अर्थ को बने हुए 4 बिलियन ईयर हो गए हैं। अब जब यूनिवर्स बन गया, सोलर सिस्टम बन गया, अर्थ बन गई, तो उस पर बहुत सारी लाइफ भी ओरिजिनेट होगी। लाइफ को ओरिजिनेट होते हुए भी हम में से किसी ने नहीं देखा, उसके लिए भी बहुत सारी परिकल्पनाएं की गई हैं। लेकिन उन हाइपोथेसिस को, उन कल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए हम वैसा टेम्परेचर, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लैब में हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और अगर वो प्रैक्टिकल उन परिकल्पनाओं के या उन हाइपोथेसिस के जैसा रिजल्ट देता है तो उन्हें हम फिर कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, थ्योरी बोल देते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर एक सबसे बकवास थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये फादर सुआरेज ने दी थी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा भी नहीं जाता है। फादर सुआरेज
एक चर्च में फादर थे और उन्होंने बोला कि गॉड ने ये पृथ्वी और ये सभी प्रकार के जीव जंतु 7 दिन के अंदर अंदर बना दिए। सभी धर्मों में, सभी माइथोलॉजी में अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। कुरान में लाइफ कोऑर्डिनेशन एक तरीके से दे रखा है, हिंदू माइथोलॉजी में एक अलग तरीके से दे रखा है। वैसे ही जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी है उसमें फादर सोयरेज ने कहा कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि स्पेशली क्रिएट की गई गॉड के द्वारा 7 दिन में, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। बस ये बात वेस्ट में बोली गई तो बुक्स का हिस्सा हो गई, कहीं इंडिया जैसे अफ्रीका जैसे किसी कंट्री में बोली गई होती तो हम फादर सोयरेज का नाम भी नहीं जान रहे होते। फिर इसके बाद में आई एक थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लाइफ कैसे बनी, इसके लिए बहुत सारी परिकल्पनाएं दी गई, उसमें से एक है एबायोजेनेसिस। ये थ्योरी उस टाइम की सबसे फेमस थ्योरियों में से एक थी और इसका अधिकतर, उस समय जितने भी दार्शनिक थे उनमें से अधिकतर ने इस थ्योरी का समर्थन किया था और उन्होंने इसके पक्ष में कुछ तर्क भी दिए थे कि उन्होंने एक मटके में पसीने से भीगी हुई शर्ट, थोड़ा सा भूसा, कुछ मॉइस्ट सॉइल वगैरह रख दी तो उसमें बैक्टीरिया, केंचुए, चूहे वगैरह पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि देखो जो लाइफ है वो पुरानी लाइफ से, या पुरानी लाइफ से नहीं पैदा होकर अजैविक चीज़ों से पैदा हो रही है। इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया था और उसमें बहुत फेमस नाम है थेल्स, एनेक्सिमेंडर, प्लेटो, सोक्रेट्स, जिसको हिंदी में सुकरात भी बोलते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आता कि सोक्रेट्स इंडिया में आते आते सुकरात कैसे हो गया। इस थ्योरी में भी सब ने इस थ्योरी को बिलीव किया था जब तक कि लुईस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में जनरली नाम ही पूछे जाते हैं, इस थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने 2-4 बातें कही थी और वो उस समय देखने पर सही भी लगती थी। जैसे उन्होंने कहा कि केंचुए सिर्फ मॉइस्ट सॉइल में पैदा होते हैं, मेंढक सिर्फ पानी में ही पैदा होते हैं, तो पानी से मेंढक बनते हैं, मॉइस्ट सॉइल से केंचुए बन जाते हैं, पसीने से भीगी शर्ट से चूहे बन जाते हैं। तो सबको यकीन भी होता था कि मेंढक बारिश में ही आते हैं, पानी में ही आते हैं, तो ज़रूर पानी से ही बनते होंगे। इस प्रकार की थ्योरी थी। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, लेकिन इसे उस समय किसी ने डिस्प्रूव भी नहीं किया था। फिर आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में 3 फेमस नाम आते हैं। लुईस पास्चर, लुईस पास्चर का एक एक्सपेरिमेंट भी हम अभी पढ़ेंगे, रेडी एंड स्प्लेंजेनी। अभी तक की थ्योरीज में सिर्फ और सिर्फ नाम ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं पूछी जाती है कि थ्योरी हु सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वो किसने सपोर्ट किया, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, सोलर सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कौन सी थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है और इम्पोर्टेंट नाम आता है, वो है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट ऑफ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर ने एक राउंड फ्लास्क लिया, उसमें एक फ्लास्क की तो नेक उसने ओपन रखी जो सीधी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में थी, और एक फ्लास्क की नेक उसने स्वान नेक यानी हंस की नाक, गर्दन की तरह मुड़ी हुई रखी। और इससे क्या हुआ, उसने इसके अंदर बॉईल किया हुआ मीट लिया, बॉइल्ड मीट लिया कि इसमें अगर पहले से कुछ लाइफ थी तो वो ख़त्म हो जाए, पहले की लाइफ नहीं रहे। तो ये क्या था, बॉइल्ड मीट। और जब उसने 3 वीक के बाद देखा तो इस बॉइल्ड मीट में जहाँ ओपन नेक थी
यहाँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी प्रेजेंट थी, और जहाँ स्वान नेक थी वहाँ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी डेवलप नहीं हुई। नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके आधार पर लुईस पास्चर ने कहा कि लाइफ सिर्फ एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट, एनवायरनमेंट में जो लाइफ पहले से प्रेजेंट थी वही लाइफ नेक्स्ट लाइफ के जनरेशन के रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ सीधा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं था ये मीट, बॉइल्ड मीट, तो यहाँ पर कोई भी लाइफ जनरेट नहीं हो सकती है। इसके आधार पर लुईस पास्चर ने जो कॉन्सेप्ट दिया, लुईस पास्चर का कॉन्सेप्ट क्या था? लुईस पास्चर ने कहा कि लाइफ कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि पहले से मौजूद लाइफ से ही नई लाइफ बन सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, कमी क्या थी इसकी, कि फर्स्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया कि हाउ फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट, कि पहले से मौजूद लाइफ से तो नई लाइफ बन सकती है, नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, लेकिन पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बना इसके बारे में लुईस पास्चर को कोई आइडिया नहीं था। अब ये कहानी तो खत्म हो गई कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से, लेकिन पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है इस बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ एक दोबारा हाइपोथेसिस और परिकल्पनाओं का दौर कि फर्स्ट लाइफ कैसे बनी, और इसी के लिए एक थ्योरी दी गई, कॉस्मोजोइक थ्योरी। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी बेवकूफ़ी भरी सी थ्योरी है, लेकिन इसे भी डिस्प्रूव करना मुश्किल है। ये थ्योरी दी थी रिचर और आर्नियस ने। रिचर और आर्नियस ने थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि लाइफ अर्थ पर बनी नहीं, पहली लाइफ अर्थ से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट पर बनी। सारी कहानी खत्म, कोई ये प्रूव डिस्प्रूव कर ही नहीं सकता कि लाइफ बनी कैसे। इन्होंने कहा दूसरे ग्रह पर बनी है, कहाँ बनी है पता नहीं, बस अर्थ पर नहीं बनी। अब कोई साइंटिस्ट कितना ही दम लगा के इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर सकता, डिस्प्रूव नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कि लाइफ ओरिजिनेट ऑन अनोदर प्लेनेट, and travel to earth as spore, कि सिर्फ स्पोर के फॉर्म में, छोटे कण के फॉर्म में दूसरे प्लेनेट से लाइफ ट्रेवल करके अर्थ पर आ गई। लेकिन इसमें भी एक दो ग्लिच हैं। अब कोई दूसरे प्लेनेट पर तो जाने से रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दो प्लेनेट का बीच का स्पेस है उसमें कोई एनवायरनमेंट नहीं है, निर्वात है, वो वैक्यूम है। अगर एनवायरनमेंट ही नहीं है तो वैक्यूम, देखो एयर वहीं तक है जहाँ तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कोई एयर नहीं है, तो वैक्यूम है इंटरप्लेनेटरी स्पेस। और वैक्यूम में लाइफ पॉसिबल, एंड टेम्परेचर इज वेरी लो। तो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में वैक्यूम है और टेम्परेचर बहुत लो है, तो इस बात की संभावना ही नहीं है कि कोई दूसरी प्लेनेट से लाइफ ओरिजिनेट हो और स्पोर के फॉर्म में अर्थ पर आ जाए। अगर ऐसा होगा तो वो लाइफ रास्ते में ही कहीं, स्पोर में जो लाइफ है वो रास्ते में डेड हो जाएगी। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए भी कुछ नहीं है, दे दिया तुक्का, पढ़ना पड़ रहा है तुम्हारी, और तुम्हारी पढ़ने में किस्मत खराब, मेरी पढ़ाने में किस्मत खराब, तो पढ़ो। जो सबसे अच्छा थ्योरी दी गई, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो थ्योरी है ओपेरेन हाल्डेन कॉन्सेप्ट।
ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ो। देखिए, इन दोनों की स्टोरी पढ़ने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले इन दोनों की स्टोरी बताता हूँ। ये ओपेरॉन रसिया का साइंटिस्ट था, हाल्डेन यूके का साइंटिस्ट था, जो लेटर ऑन भारत के उड़ीसा भुवनेश्वर में आकर रहने लग गया था। इंडियन नागरिकता भी ले ली थी और इनकी डेथ भी इंडिया के भुवनेश्वर में ही हुई थी। एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे शायद, और काफ़ी कुछ लेटर ऑन भारत में ही रहे और भारत को इन्होंने बहुत अच्छे से अपनाया। यूके में पैदा हुए थे हाल्डेन और ओपेरॉन रसिया के थे। ये कोई नहीं पूछेगा कहाँ के थे, मैं बस सिर्फ तुमको एक स्टोरी के लिए बता रहा हूँ। ये तो रसिया के थे और यूके और बाद में इंडिया में रहे थे हाल्डेन। ये दोनों अपने लाइफ में सिर्फ एक बार किसी साइंस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहीं मिले थे एक बार, उसके अलावा ये दोनों ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। ओपेरॉन और हाल्डेन ने अलग अलग एक हाइपोथेसिस की, एक परिकल्पना की कि लाइफ इस तरीके से ओरिजिनेट हुई होगी, लेकिन दोनों की हाइपोथेसिस लगभग एक जैसी थी। दोनों ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस डिफरेंट रिसर्च पेपर में छपवाई, दोनों की हाइपोथेसिस छप गई, दुनिया ने पढ़ा, थोड़ी प्रशंसा हुई, बात आई गई हो गई, किसी ने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में दो साइंटिस्ट हुए, उरे एंड मिलर। उन्होंने ओपेरॉन और हाल्डेन के कॉन्सेप्ट की तरह ही एक चैम्बर बनाया, स्पार्क चैम्बर, और उसमें वैसी ही एनवायरमेंटल कंडीशन डेवलप करके एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें वहाँ 3 अमाइनो एसिड प्राप्त हुए और उन्होंने उनके इस एक्सपेरिमेंट से ओपेरॉन और हाल्डेन का कॉन्सेप्ट वापस फेमस हुआ। ये दोनों कभी ज़िंदगी में नहीं मिले और दोनों ने बिल्कुल एक ही तरीके से लाइफ के ओरिजिनेट होने का कॉन्सेप्ट सोचा, एक ही तरीके की परिकल्पना इन दोनों ने दी। पहले ये ओपेरॉन और हाल्डेन हाइपोथेसिस थी, जब उरे और मिलर ने इसको प्रूव कर दिया तो ये ओपेरॉन हाल्डेन कॉन्सेप्ट हो गया। जो ओपेरॉन हाल्डेन कॉन्सेप्ट है उसमें इवोल्यूशन को 2 स्टेप में समझना पड़ेगा। सबसे पहला है केमिकल इवोल्यूशन। पहले तो रासायनिक उद्विकास हुआ, फिर जैविक उद्विकास हुआ। अगर रासायनिक उद्विकास को देखोगे तो सबसे पहले एटॉमिक फेज थी, जितने भी एलिमेंट थे सिर्फ एटम की फॉर्म में थे। एटम से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। अभी हम इन सभी एक एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे और अधिकतर क्वेश्चन ओपेरॉन हाल्डेन कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। ऑर्गेनिक फेज से कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बने, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और यहाँ से सेल्स बनी। सेल्स के बाद में जो सेल्स बनी, वो भी सबसे पहली जो सेल बनी वो थी कीमो हिट्रोट्रोपिक। चलो इन सबको अभी अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को नेक्स्ट जब भी स्लाइड होगी उसमें हम डिटेल में समझेंगे। अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो स्टोरी है वो बिल्कुल एक स्टोरी लाइन की तरह चलेगी कि कैसे एटम से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये एक स्टेप वाइज स्टेप है। अगर आपको ब्रेक लेना है तो यहीं पर ले लो। इसके बाद में एक स्टोरी लाइन डेवलप करोगे तो ये प्रोसेस आपके समझ आएगी कि लाइफ ओरिजिनेट हुई कैसे। और अगर इसके बाद में, चलो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और ओपेरॉन हाल्डेन कॉन्सेप्ट को एटॉमिक फेज से लेकर आज की फोटोसिंथेटिक फेज तक का डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।